अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड करेंगे रमज़ इश्क नावल जो कि नूर आसिफ की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। असफंद यार खान अबीर का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। बाहर तो अबीर ने अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से नहीं छुड़वाई थी, मगर अंदर आकर इसकी गिरफ्त से अपनी कलाई एक ही झटके से छुड़वाई। असफंद यार खान ने कहर आलूद नज़र अबीर पर डाली। मैं अपने लाला के साथ बाहर चली जाती, कोई कयामत तो नहीं आ जानी थी। आपकी बीवी होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझ पर मेरे किसी रिश्ते का कोई हक नहीं है। अबीर असफंद यार खान की नीली आंखों में देखते बोली। शादी के बाद एक बीवी पर इसके शोहर का ही सबसे ज्यादा हक होता है। तुम हवेली से बाहर जाने की बात करती हो। इस कमरे से भी बाहर जाने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है। असफंद यार खान इसे घूरते हुए बोला। शोहर का बीवी पर क्या हक होता है ये तो आपको बखूबी पता है, मगर एक बीवी का शोहर पर क्या हक होता है ये आपको अभी तक नहीं पता। अबीर असफंद यार खान के करीब होते इसकी आंखों में देखते तंजिया मुस्कराई। क्या हक चाहिए तुम्हें? असफंद ने इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते एक एक लफ्ज चबाया था जो एक बीवी का होता है। अबीर ने असफंद की आंखों में देखते कहा, तुम्हें जो हक चाहिए चलो तुम्हें अभी दे देता हूँ। असफंद यार खान ने इसे बाजू से पकड़कर बिस्तर की तरफ धकेला। इसके बेरहमी से धकेलने पर अबीर के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। खुद को संभालते इसने असफंद यार खान की तरफ शिकवा किनाह निगाहों से देखा। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, जो तुम्हें चाहिए मैं सब समझता हूँ। वो अबीर की आंखों में देखते इस्तहरासिया बोला था। इसका खूबसूरत वजूद, इसका खूबसूरत नकूश। असफंद यार खान के अंदर बहुत से शोर जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहे थे। वो अपना गुस्सा इश्तियाल ऐसे इस पर उतार रहा था। आप मर्दों की सोच सिर्फ इसी हद तक जा सकती है। एक बीवी को अपने शोहर से क्या चाहिए होता है वो आप कभी नहीं समझ सकते। अबीर ने भीगे लहजे में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भी जरा पता चले। मिसिस अबीर असफंद यार खान को आखिर क्या चाहिए? असफंद इसकी कमर में हाथ डाले इसे खुद के करीब कर गया था। मिसिस असफंद खान नहीं, सिर्फ अबीर खान। अबीर ने अंगद शहादत की उंगली उठाए इसकी तसही की। ओह रेली, तुम सिर्फ अबीर खान हो? तभी रो रो कर मुझसे अपने हकूक मांग रही हो। इसके सिर्फ अबीर कहने पर वह भड़ भड़ जला था। जब आपने मुझे छोड़कर जाना ही है तो मैं क्यों अपने नाम के साथ आपका नाम लगाऊं? अबीर इसकी आंखों में देखते कुर्बज़दा लहजे में बोली। मैं तुम्हें छोड़कर चला भी जाऊंगा, रहोगी तुम सिर्फ मेरी। मैं तुम पर कभी अपना हक खत्म नहीं करूंगा, ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो। असफंद यार खान ने इसके दुपट्टे में हाथ डालते इसके बाल मुट्ठियों में जकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया। मैं आपकी ही रहना चाहती हूँ मरते दम तक। अबीर खान सिर्फ आपकी ही रहेगी। मगर पलट कर वापिस आने पर अबीर खान की तरफ आप रसाई कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। इस कमरे में कदम रखने का हक भी आप खो देंगे। अबीर असफंद यार खान की बेरहम गिरफ्त पर सिसकते बोली। अगर तुम्हें लगता है असफंद यार खान कभी पलट कर तुम्हारी तरफ आएगा तो ये तुम्हारी भूल है। जिसे यहाँ रहते हुए तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती नहीं पिघला सकी, वो एक बार यहाँ से जाने के बाद कभी नहीं पलटेगा। मैं आज भी अपनी बात पर रोज़े अव्वल की तरह कायम हूँ। तुम एक रात की दुल्हन बनकर सारी उम्र तड़पती रहोगी। असफंद यार खान के लहजे में सिफाकी महसूस करते हुए इस्तहरासिया मुस्कुरा गई थी। अबीर खान कभी नहीं तड़पेगी, ये बात आप भी याद रखिएगा। अबीर ने असफंद यार खान की आंखों में देखते इसे जताया। ओह रेली, तुम तो बहुत बहादुर हो। असफंद इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजीद बढ़ाई थी। इसकी वहशी गिरफ्त पर अब की बार वो सिसकी भी नहीं थी, वो यूं ही इसकी आंखों में देखते खड़ी थी। जिसे देखता असफंद यार खान गहरा मुस्कराया था।
तुम्हारी बहादुरी का तो मैं पहली रात ही कायल हो गया था। यू नो वट अबीर खान, मुझे डरी सहमी रोती ढोती लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। असफंद ने इसकी आंखों में देखते अबीर खान पर जोर दिया था। यानी ये साबित होता है तुम बहुत बहादुर हो। असफंद यार खान ने आबरू अचकाए एहतराजिया लहजे में पूछते, इसके बालों को बेदर्दी से खींचते इसकी गर्दन को झटका दिया। जी बिल्कुल, अबीर ने असफंद यार खान की आंखों में देखते कहा। वो अब इसके बाल छोड़ चुका था, मगर इसकी कमर पर इसके हाथ की गिरफ्त वैसे ही सख्त थी। अबीर की बात पर असफंद यार खान का कहका बुलंद हुआ था। मेरी बहादुर बीवी। असफंद यार लफ्ज चबाते एहतरासिया मुस्कुराया। मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असफंद ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं पड़ेगा, अबीर ने इसकी आंखों में देखते सपाट लहजे में कहा। मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असफंद ने संजीदगी से दूसरा सवाल किया। आपकी दूसरी शादी पर अबीर खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी आंखों में आई नमी को पीछे की तरफ धकेलते बज़ाहिर मजबूत लहजे में कहा। कभी मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी, आइंदा जिंदगी में कभी भी। अबीर खान को इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी थी, मगर आंखों ने ऐन टाइम दगा खाया था। वो नमकीन पानियों से भरी थी, जिसे देखते असफंद यार खान के जलते दिल को सुकून मिला था। सब कुछ तो आया था। हेजल गिरे कांच सी आंखों में इसकी मोहब्बत के जलते दीप नमाया थे। आंखों का गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। वो इसके हिसार में अपने बदन की कपकपाहट पर काबू पाए बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। असफंद यार खान ने मुस्कुराते हुए इसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत किया था। मेरी कोई अच्छी सी जीन्स शर्ट निकाल दो, साथ मेरा लेदर का कोट भी। असफंद ने कहते हुए बहुत एहतियात से इसे अपनी बाहों से आज़ाद किया। इसका कांपता बदन ज़मीन बोस ना हो जाए, वो इस पर रहम खा गया था। हाँ आयना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। तुम्हें कमरा तो मिल गया है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? असफंद यार खान फोन कान से लगाए बोलते हुए वॉशरूम में घुस चुका था। अबीर की आंखें शिद्दत गिरिया से जलने लगी। वो काफी देर तक वही खड़े गहरे सांस लेने लगी। दिल में दर्द के उबाल उठ रहे थे। वो अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ते ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। असफंद ने अबीर की पेशानी पर लब रखते हुए इसे नरमी से खुद से अलहदा किया। अबीर इसके साथ मजीद चिपकी थी। क्या हुआ, मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं असफंद? अबीर ने अपनी नींद से भरी गुलाबी आंखें खोलते असफंद को देखा। तुम्हें खुद से दूर करके मैं अपनी सांसों से जाऊंगा। मेरा सुर्ख गुलाब फ्रेश होकर नमाज पढ़नी है, तुम भी उठकर नमाज पढ़ लो। असफंद ने इसे अपने सीने में शिद्दत से भेज चुका था। वो इसकी ब्लैक टी शर्ट में मलबूस थी। वो इस बेबाकी से इसे टच करते खुद को सुकून पहुंचा रहा था। नमाज के पाबंद कब से हुए? अबीर ने गुलाबी आंखों से असफंद को देखते हुए इसकी घनी बेयड पर अपने लब रखते हुए पूछा। इन 7 माह में जो तुमसे दूर रहा, जब अपने जवां जज्बों को थपकते हुए हाँफते हुए बेकरार हो जाता था, तब रब के हजूर झुक जाता था। डर लगता था तुमसे बेवफाई न कर लूं। असफंद की बात पर अबीर की आंखें इसी लम्हे भीगी। आप मुझसे बेवफाई करने का सोच सकते हैं क्या? क्या इतना कमज़ोर होता है मर्द? अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए अपनी बीवी को धोखा दे दे। अबीर ने शबनमी लहजे में पूछा। आंखों से गर्म सियाल बहा था। असफंद की बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। असफंद इसके रोने पर इसके नाजुक वजूद को अपने सीने पर मुंतकिल कर गया। तुम्हें लगता है मर्द ऐसा होता है? सिर्फ इसे ही जिस्म की चाह होती है और औरत ऐसी नहीं होती। असफंद ने इसकी भीगी आंखों में देखते इस्तफसार किया। नहीं, औरत ऐसी नहीं होती। इसे मर्द की तरह जिस्म की भूख नहीं होती। वो मर्द के निकाह में होते वफा मरते दम तक निभाती है, किसी दूसरे मर्द के बारे में नहीं सोचती। आबिर ने हिचकी लेते नफी में सर हिलाया। ओके, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मर्द ऐसा होता है, इसे सिर्फ जिस्म की चाह होती है। असफंद ने इसकी सुर्ख नाक देखते मुस्कुराते हुए पूछा। वो अब बाकायदा आंसुओं से रो रही थी। इसकी नाक आर्ज सुर्ख हो चुके थे।
آپ کو دیکھ کر لگتا ہے، ابیر نے ہچکی لیتے بچوں کے انداز سے نروٹھے لہجے میں کہا۔ مجھے دیکھ کر کیوں؟ اسفند نے اس کی ناک کو 2 انگلیوں سے دباتے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ ابیر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اسفند مسکراتے ہوئے اب اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھ گیا۔ بتاؤ، کون سی بات پر لگتا ہے مجھے صرف جسم کی چاہ ہے؟ اسفند نے اپنی بات پر زور دیتے اس کے گلابی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ آپ کو بستر پر بے تحاشا محبت کرتے دیکھا ہے، آپ کی بے قراریاں دیکھی ہیں۔ ایسا لگتا ہے اگر مرد کو عورت سے جسم کی چاہ نہ ہو، وہ اس کے ناز نخرے بھی نہ اٹھائے، اسے پوچھے بھی نہ، مرد ذات ہی ایسی ہے۔ ابیر نے اپنے عارض کو بے دردی سے رگڑتے منہ بنایا۔ اسفند ابیر کی بات اور اس کے اپنے خوبصورت نقوش کو بگاڑنے پر کہکا لگا گیا۔ یہ تم نے محسوس کیا کیونکہ تم مجھے اتنا چاہتی ہو کہ تمہیں ہر وقت میری توجہ چاہیے، میری محبت، میری باہیں چاہیے، اور میں ہر وقت تم پر اپنی توجہ نہیں دے سکتا۔ بستر پر جب تم میرے قریب ہوتی ہو، میں اپنی تمام بیقراریاں، تشنگی تم پر نچھاور کر دیتا ہوں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں عورت مرد کی محبت پر مغرور ہوتی ہے، ناز نخرے دکھاتی ہے۔ مرد سب سے زیادہ عزت ہی عورت کو اپنی قربت میں دیتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا تم عورتیں مرد کی جسمانی محبت کو ہوس کیوں کہتی ہو؟ وہ ذرا سا دور ہو جائے، تم عورتوں کو ایسا کیوں لگتا ہے وہ کسی بھی عورت سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ کیا مرد ذات اتنا بے اعتبار ہے؟ اسفند کی بات پر ابیر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً سر نفی میں ہلایا تو اسفند کا بلند و بانگ کہکا بلند ہوا تھا۔ یعنی اتنا بے اعتبار ہے مرد؟ اسفند نے مسکراہٹ دبائی۔ میرا صفاق گلاب، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مرد عورت کا یہ پاک رشتہ خدا نے بنایا ہے، یہ خواہشات بھی خدا نے ڈالی۔ مرد میں عورت کی نسبت ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، کچھ فطرتاً وہ بیباک ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار بہت شدت سے کرتا بھی ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے اپنی بیوی سے۔ امریکہ میں تمہیں اسکرین پر دیکھتے میرے اندر شدت سے تمہاری خواہش جاگتی تھی، خود پر اختیار کھو دیتا تھا، تمہیں پا چکا ہوتا، وہ نشہ و سرور میرا بدن حاصل کر چکا تھا تو تمہارے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تب خدا کے آگے جھک کر یہ دعا مانگتا تھا کہ کبھی بھی تمہارا حق کسی دوسری عورت کا حق نہ بن جائے، ساری عمر کی جدائی سہ لوں، مگر تمہارا اسفند کبھی تم سے بے وفائی کا مرتکب نہ ہو۔ حرام رشتے کے متعلق تو ابیر میں مر کر بھی سوچ نہیں سکتا تھا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی، یہ یاد رکھنا، حرام کاری میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسفند نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مرد دوسری شادی کر کے کبھی بھی بے وفائی کر سکتا ہے اور اپنی جائز ضرورت کو بنیاد بنا کر بے وفائی کی جسٹیفیکیشن بھی دے سکتا ہے۔ ابیر سرد لہجے میں بولتے اس کے حصار سے دور ہوئی، وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ میری صفاق پیٹھانی، تم سے بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا، قسم کھاتا ہوں شازے، پریشا، کشمالہ، مہتاب کی۔ اسفند نے اس کی نازک کمر پر حصار مضبوط کرتے ابیر کی آنکھوں میں مسکراہٹ دبائے شرارتی نگاہوں سے دیکھا۔ کون شازے، کشمالہ، پریشا، مہتاب؟ ابیر کی آواز شدت سے بھیگی تھی، آنکھوں میں شرارے پھوٹے تھے۔ ہماری بیٹیاں، کس کی قسم کھا سکتا ہوں؟ اب تم ہی بتاؤ، میں اپنی بیٹیوں کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہوں؟ اسفند شرارتی انداز میں بولا۔ اسفند کی بات پر ابیر نے سرخ ہوتے اس کے سینے پر بے دردی سے مکہ مارا۔ اللہ آپ کو شازر بلاج گزین داوار زریاب شاہ زین عطا کرے، جو آپ کو تگنی کا ناچ نچائے، آپ کو مجھ پر حق بالکل جتانے نہ دے۔ ابیر کی بات پر اسفند کا بے اختیار کہکا گونجا۔ یہ کل ملا کر 9 بچے ہوئے، 6 بیٹے 4 بیٹیاں، اتنے پیدا کر لوگی کہ کسی دوسری کا انتظام کروں؟ اسفند نے شرارتی انداز میں کہا تو ابیر نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر دانت گاڑے۔ میری جنگلی بلی! اسفند چیخا تھا۔ ابیر نے اس کی گردن چھوڑتے اب اس کی سینے پر دانت گاڑے۔ اسفند رخ پلٹتے اسے بیڈ پر گرائے، ٹی شرٹ اس کے کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کی دھڑکنوں پر جھکا۔ اسفند ابیر کی سسکاریاں بلند ہوئی۔ اب بتاؤ، کرو گی آئندہ یہ جنگلی وار؟ اسفند نے اس کی کلائیاں جکڑے اس کی دھڑکنوں سے چہرہ نکالتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ ابیر نے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے جواباً بڑا کاری وار کیا تھا۔ اسفند کی شدتیں وہ وہاں کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ گڈ
शाजर शाहजैन बलाद जरियाब गजीन दावर कशमाला शाह से महताब प्रीशा की ममा असफंद इसकी कलाइयाँ जकड़े इसके लबों पर झुक गया। वो शिद्दत से इसकी सांसें इनहेल कर रहा था। काफी देर से वो इसके लबों पर झुके हुए इसकी सांसें पी रहा था। अबीर की मज़ाहमत में कमी महसूस करते असफंद ने इसकी कलाइयाँ आज़ाद की, मगर इसके लबों को नहीं छोड़ा था। वो इसकी सांसें शिद्दत से पी रहा था। अबीर के हाथ अब असफंद के घने बालों में सरसराते इसकी कमर पर जमे थे। असफंद इसके लबों को छोड़ते ऊपर हुआ। नमाज कज़ा हो जाएगी। बाकी का प्रोसेस नमाज के बाद असफंद इसके सुर्ख लबों पर अंगूठा फेरते इसकी मदहोश आंखों में देखते गंभीर लहजे में कहा, भूल जाए पास आने दूंगी। अबीर इसे दोनों हाथों से दूर धकेलते बेड से नीचे उतरी। इससे पहले वह वॉशरूम की तरफ बढ़ती असफंद इसकी कलाई जकड़ गया था। ऐसे ही बेबस कर दूंगा जैसे अभी किया, मेरा सुर्ख गुलाब। असफंद ने बेबाकी से इसे आंख मारी। छोड़े असफंद, नमाज कज़ा हो जाएगी, अभी शॉवर भी लेना है। अबीर नजरें झुकाए सुर्ख चेहरे के साथ बोली। अपनी कुछ देर वाली हरकत पर वह खौफज़दा हुई थी। इकट्ठे ले ले शॉवर। असफंद ने इसे अपनी टी शर्ट में देखते आंख मारी। फिर तो पक्का नमाज कज़ा। अबीर ने अपनी कलाई छड़वाते शौलाबार लहजे में कहा तो असफंद कहका लगाते इसकी कलाई छोड़ चुका था। अबीर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। असफंद मुस्कुराते हुए बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा गया। अबीर को गोद में उठाए वो कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा पाँव की ठोकर से बंद करते वो बेड की तरफ बढ़ा था। इसे नरमी से बेड के वस्त में लिटाया। असफंद यार खान ने झुककर अबीर की तरफ देखा, जो गुलाबी आंखों से इसे ही देख रही थी। असफंद यार ने इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते हुए बहुत नरमी से अबीर के जलते दहकते सुर्ख अनार आरिस पर अपनी उंगलियां नरमी से ट्रेस की। अबीर इसकी उंगलियां झटक कर उठकर बैठी थी। दूसरी साइड से बेड से उतरकर वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। 2 कदम चलने पर ही इसे जोरदार चक्कर आया था। अबीर ने अपने चकराते सर को एक हाथ से थामते हुए दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लिया। असफंद, जो लब भेजे इसे देख रहा था, इसको चकराते देखकर वो एक ही जुस्त में इस तक पहुंचा था। असफंद ने इसके लर्जते वजूद को नरमी से बाहों में भरा। इसका बार बार झटकना, इस कमरे से जाना इसे बहुत गुस्से में मुब्तला कर रहा था। इसकी तबीयत के पेश नज़र वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर गया था। अबीर इसके हिसार में बुरी तरह झटपटाई थी। गर्म चादर अब सिर्फ एक कंधे पर ढलक रही थी। सुनहरी बालों की कुछ उलझी हुई लिटें आरिस को छू रही थी। कैचर में मुकीद लंबे सुनहरी बाल कमर पर लहरा रहे थे। सुर्ख मुतरम हजल आंखें, दहकते रुख आरिस और गुलाबी लर्जते होंठ वो बुखार की हिद्दत से मजीद खूबसूरत लगने लगी थी। असफंद यार खान का दिल जोरों से धड़का था। छोड़ो मुझे असफंद यार खान। अबीर इसके सीने पर दोनों हाथ जमाए असफंद की आंखों में देखते लर्जते लबों से बोली, अबीर खामोशी से बेड पर बैठो, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? नीचे जितना तमाशा करना था तुमने कर लिया। असफंद ने इसके झटपटाने पर जरा सख्ती से कहा। मैंने तमाशा किया है असफंद यार खान? इसकी नम आंखों में सवाल उभरा। असफंद की खामोश निगाहें इसके चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। वो जख्मी निगाहों से इसे देख रही थी। या फिर आपने मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया हुआ है? आपने मुझे सजा देने के लिए शादी की थी? जरूरी नहीं आप मुझे सारी उम्र अपने निकाह में रखकर सजा देते रहे। सजा देने के और भी तरीके हैं, यकीन माने वो सजा मेरे भाई की जान निकाल कर रख देगी। वो तड़प कर रह जाएगा। अबीर की बात पर असफंद का चेहरा सपाट हुआ। वो इसकी बात की तह तक जैसे पहुंच चुका था। किस सजा की बात कर रही हो तुम? असफंद ने इसके एक बाजू पर अपनी उंगलियां सख्ती से गाड़ते हुए पूछा। मुझे आज़ाद कर दे असफंद, मुझे तलाक दे दे। अबीर, वो इसकी बात सुनकर इतनी जोर से दहाड़ा था। अबीर को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए थे। अबीर लर्जते हुए अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख गई थी। अबीर का बुखार, तमाशा से जलता चेहरा और लर्जता बदन देखकर इसने बहुत मुश्किल से अपने इश्तियाल पर काबू पाया। इसका तलाक मांगना इसे जलते अंगारों पर लौटा किया था। अबीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज ये बात बर्दाश्त कर ली है, मगर आइंदा नहीं करूँगा।
आइंदा ये लफ्ज मुंह से मत निकालना। असफंद ने इसके हाथ कान से हटाते अपने लहजे को हतल इम्कान नर्म बनाया था, वरना इसका तलाक का मुतालबा सुनकर इसका रगों में दौड़ता खून अभी भी भड़क रहा था। आपको अपनी बहन की फिक्र है कि अगर आप मुझे तलाक देंगे तो इसको भी तलाक होगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहारे पर एक आंच भी नहीं आएगी। आप मुझे बस आज़ाद कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती अबीर सफंद ने गरजते हुए इसका नाम पुकारा था। इसकी खौफनाक गर्ज पर इसकी जबान तालों से चिपकी थी। असफंद यार खान का हाथ हवा में बुलंद देखकर अबीर गाल पर हाथ रखकर अपना मुंह फेर चुकी थी। असफंद ने आंखें मीचते अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हवा में मुअल्लक होते हाथ को पहलों में गिराते अपनी मुट्ठी सख्ती से दबोची। अबीर गहरे सांस भरते दीवार के साथ जा लगी। अब गुलाबी भीगी आंखों से असफंद यार खान को देख रही थी। क्या हुआ? रुक क्यों गए? क्यों नहीं हाथ उठाया? उठाइए हाथ, उधेड़ डाले मुझे। असफंद यार खान सिफाक सजा दे मुझे। आपकी अना पर वार किया है मैंने, तलाक मांगकर, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अबीर दीवार के साथ लगे असफंद यार खान की आंखों में देखते जख्मी लहजे में बोली। बुखार और नकाहत से पैरों में जान नहीं थी। वो बमुश्किल ही खड़ी थी, मगर जो तकलीफ वो रात भर सह चुकी थी, इससे ज़्यादा कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती थी। वो इसका हो गया और फिर भी इससे बेवफाई करेगा। वो कैसे बर्दाश्त करेगी? इससे अच्छा है वो सामने खड़े सिफाक बेवफा इंसान से दस्तर बेदार हो जाए। अबीर जख्मी निगाहों से लर्जते बदन के साथ असफंद यार खान को देख रही थी, जो शोलाबाज निगाहों से इसे घूर रहा था। अबीर, अब तुमने मजीद बकवास की। मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। सच में उधेड़ डालूंगा। असफंद इसके करीब होता दीवार पर हाथ जमाए सर्द अंदाज में बोला। तो उधेड़ डालें फिर। अबीर दीवार में मजीद समाते अपना मुंह फेर गई थी। असफंद की इतनी भी नज़दीकी अब बर्दाश्त नहीं थी। इसका मुंह फेरना असफंद यार खान से बर्दाश्त नहीं हुआ था। असफंद इसका मुंह दबोचते सीधा करते इसके लबों पर झुके इसकी सांसें कैद कर गया। अबीर इसके लफ्ज पर साकित हुई थी, आंखों से मोती टूटकर अलहदा हुए। अबीर ने सिसकी भरते हुए अपने नाजुक हाथों से असफंद यार खान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। वो इसकी कलाइयाँ नरमी से दीवार पर जकड़े इसे इस पूरी तरह अपने काबू कर गया था। वो बहुत शिद्दत से इसके लबों को अपने लबों में दबाए इसकी सांसें इनहेल करने लगा। बुखार की शिद्दत से अबीर की हालत काफ़ी नाजुक थी। वो कुछ ही लम्हों में इसकी गिरफ्त में साकित हो चुकी थी। असफंद ने इसकी कमज़ोर सी मज़ाहमत दम तोड़ती महसूस करते इसकी नाजुक पंखड़ियों पर अपनी गिरफ्त नर्म करते इन्हें आज़ादी बख्शी। अबीर के चेहरे को देखा, जो इसकी शिद्दत और जसारत पर मजीद सुर्ख हो चुका था। वो इस वक्त सुर्ख गुलाब महसूस हो रही थी। अबीर गहरे सांस भरते बहते आंसुओं के साथ असफंद यार खान को देख रही थी। इसके गुलाबी होंठ कुछ ही पलों में सुर्ख हो चुके थे। निचले लब पर असफंद की शिद्दत का हल्का सा कट भी था। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे छूने की? अबीर असफंद यार खान की नीली आंखों में देखते सिसकते हुए घुराई। किसी को भी ऐसे छूने के लिए हिम्मत का नहीं, हक का और इख्तियारात का होना काफ़ी होता है। और तुम्हें ऐसे छूकर तुम पर बावर करवाया है कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। वह इसके निचले लब को अपनी दो उंगलियों में दबाते हुए अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को गर्दन से नीचे सरसराते हुए ले गया। अबीर इसकी जुसारत पर तड़प कर रह गई थी। अब अगर दोबारा मुझे देखते अपना मुंह फेरा बेरुखी दिखाई तो इस तरह तुम में समाऊंगा कि तुम मेरा लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। निकाह की रात को मेरी बाहों में तुमने तड़पते सिसकते कितने आंसू बहाए थे, याद है ना तुम्हें? उस दिन मेरी शिद्दतों में गुस्सा था, बदला था, मगर अब मेरी शिद्दतों में जुनून भी शामिल होगा, जो तुम्हारी नाजुकी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। असफद ने सर्द अंदाज में इसे बावर करवाते हुए इसके होठों पर अपनी पुरतपिश सांसें बखेरी। मेरे पास आने के लिए आपको अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी, और मुझे यकीन है असफंद यार खान अपनी बात से कभी नहीं मुकरेगा। अबीर के तंजिया लहजे पर असफंद यार खान की आंखों में गुस्से की हिद्दत बड़ी थी।
मेरी बात कान खोलकर सुन लो अबीर। मैंने ये निकाह तुम्हें सजा देने के लिए किया था, मगर तुम्हें छोड़ने का कभी नहीं सोचा। तुम मुझसे कभी रहाई पाओगी, ये बात भूल जाओ। तुम सारी उम्र अब मेरे निकाह में ही रहोगे। तुम मेरी जिंदगी से जाने की बात करती हो। मैं तुम्हें इस कमरे से कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं इस हवेली में रहूं या फिर कहीं भी। एक बात याद रखना, तुम इस कमरे से बाहर कदम भी मेरी इजाजत से रखोगी। अगर तुम ये सोचती हो कि दूसरी बीवियों की तरह लड़कर या मुझे धमकियां देकर इस तरह आंसू बहाकर परेशान करोगी, तो गलत सोचती हो। होते होंगे शोहर परेशान जो अपनी बीवियों से बेहद मोहब्बत करते होंगे, मगर यहाँ ऐसा कुछ मामला नहीं है। आज तो तुम्हें नीचे से आराम से गोद में उठाकर लाया हूँ, कल तुम्हें घसीटता हुआ लाऊंगा। अगर आइंदा इस कमरे से बाहर कहीं और रुकने की बात भी की तो। असफद यार खान इस पर झुके गुराया था। वो इसका कमरे से बाहर कहीं और रुकने वाली बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इसकी जिंदगी से जाने की बात कर रही थी। इसका तलाक मांगना रूह पर चाबुक की तरह लगा था। यकीनन आज इसकी तबीयत खराब ना होती, वो बहुत बुरी सजा देता। जहाँ तक बात है तलाक की, तो तुम अच्छी तरह जानती हो हम खान किसी भी सूरत अपनी इज्जत को नहीं छोड़ते। इसलिए ये आइंदा लफ्ज़ मुंह से मत निकालना। तलाक तो नहीं मिलेगी, मगर जबान हलक से खींच लूंगा मैं। असफर धमकी अमेज लहजे में बोलता इससे दूर हुआ। इस हवेली में अब तलाकें होती हैं, छोड़ने वाले तो भरे जगह में छोड़ देते हैं। अरहाम लाला, गुल भाभी को छोड़ सकते हैं तो फिर मुझे भी तलाक हो सकती है। अबीर की बात पर असफद के दोनों हाथों की मुठ्ठियां भेजी थी। बंद मुट्ठियों की कड़कड़ाहट तक अबीर की समातों तक बखूबी पहुंची थी। असफद यार खान के चेहरे पर गैज़ो गजब देखकर एक पल के लिए वो सहमी थी। दूसरे ही पल वो अपने खौफ पर काबू पा गई थी। मुकाबिल की रात की दी हुई अजियत ही इतनी थी कि वो खुद को अजियत की इंतहा पर महसूस कर रही थी। असफद इसका खौफ से जर्द पड़ता चेहरा और लर्जता बदन देखकर अपने मुंह पर हाथ फेरते अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने लगा। वो बुखार की हिद्दत से जल रही थी, मुश्किल ही अपने कदमों के सहारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ ही लम्हों में जमीन बोस हो जाएगी। असफद ये देखता इसके करीब होते इसकी कमर में हाथ डाले इसे अपने करीब कर गया। मिसिस असफद यार खान, गुल भाभी को छोड़ने वाला अरहम खानजादा था, मगर मैं असफद यार खान हूँ। मैं अपनी चीज़ों पर कभी अपना हक ख़त्म नहीं करता। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लेना अपने भाई से। एक वक्त था हम दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, मगर कभी अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं की। जो चीज़ मेरी थी वो हमेशा मेरी ही दस्तरस में रहती थी। बेजान चीज़ों को मैं अपनी दस्तरस से जाने नहीं देता। तुम तो इज्जत हो असफद यार खान की, तुम पर कभी अपना हक इख्तियारात ख़त्म नहीं करूँगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, मगर तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरे मुकाबिल आ खड़ी हुई, कसम खाता हूँ मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, मगर रिहाई नहीं दूंगा। असफंद एक हाथ इसकी नाजुक कमर में डाले, दूसरे हाथ से इसके बालों को दबोचते हुए इसके चेहरे पर अपनी सांसें बखेरता तपश ज़दा लहजे में बोला, तो फिर गाड़ दो मुझे जिंदा जमीन में असफंद यार खान। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे जब तक आप चाहें आप अपनी दस्तरस में रखेंगे। मैं जीती जागती इंसान हूँ। आइंदा मुझे कभी भी अपनी इज्जत ना कहिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी इज्जत की इज्जत नफ्स की तजियाँ ऐसे नहीं बखेरता जैसे दिन रात आप मुझे अजियत देते हैं ना, ऐसे कोई नहीं करता। अब ये नया तरीका निकाला है मुझे अजियत देने का। कतरा कतरा मुझे मारेंगे, मेरे और अपने दरमियान किसी तीसरे को लाकर अजियत देंगे मुझे। वो उस वक्त यार खान का गरेबान मुठियों में दबोचे हजियानी चीखी थी। जिस तरह एक मर्द अपनी औरत पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करता, इस तरह औरत भी अपने मर्द को किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती। मेरे सामने आप गैर लड़की से बातें करते हैं, रात की तन्हाई में किसी गैर लड़की से मिलने जाते हैं, मुझे दूसरी शादी की धमकियां देते हैं और फिर मुझसे तवक्को रखते हैं मैं सांस भी आपसे की मर्जी से लूं। अबीर इसकी शर्ट मुठियों में जकड़े रो पड़ी थी। असफद ने गहरा सांस लेते नरमी से इसे अपने सीने में भेजा था। वो गहरे सांस भरते कांप रही थी। वो निढाल सी होती इसके सीने में समा चुकी थी। असफद इसे नरमी से अपनी बाहों में भरे इसकी कमर सहलाने लगा। वो अभी इसके सीने में मुंह छुपाए सिसक रही थी। असफद की एक रात की बेवफाई का सोच कर ही वो तकलीफ से जैसे मरने वाली हो गई थी। अबीर, बेड पर चलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। असफद ने इसकी कलाई नरमी से पकड़ी। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, जाइए वहाँ ही जहाँ आप रात भर थे। अबीर ने असफद का हाथ बुरी तरह झटकते हुए दूर हुई थी।
इससे पहले वो चकरा कर गिरती असफद यार खान इससे बाजुओं में भरे बेड पर लाया और नरमी से लटाया था। अबीर गुस्से से दोबारा से बेड से उठी थी। वो इसे बाजू में भरते अपने सीने से लिपटा चुका था। इस पर कब्बल इस तरह उड़ाया था कि वो इसके सीने के साथ लगी कब्बल में बिल्कुल चुप गई थी। अबीर इसकी बाहों में बुरी तरह सटपटाई थी, मगर असफद यार खान की मजबूत बाहों का घेरा वो तोड़ ना सकी। थोड़ी देर बाद थक हार कर वो इसके सीने में मुंह छुपाए शिद्दत से रो दी थी। असफल यार खान लब भेजते इसकी सिसकियां सुनता रहा। वो इसकी बेवफाई का सोचकर ही तड़प रही थी। वो लब भेजे इसका इस तरह रोना बर्दाश्त कर रहा था। वो काफ़ी मजबूत थी। इसकी एक रात की बेवफाई का सोचकर ही वो तड़प कर मरने वाली हो गई थी। वो इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकता था। वो इसे लेकर कितनी हसास है। वो बुखार में बुरी तरह जल रही थी। इसके बदन की गर्मी अब असफंद यार खान को बेचैन करने लगी थी। असफंद की उंगलियां इसकी कमीज के अंदर से होती इसके बरहना कमर पर रेंगने लगी। अबीर के बदन की गर्माइश और इसकी जिस्म की गुलाब सी खुशबू असफंद यार खान के हवासों पर सवार हुई। सोए हुए जज्बात शद्दोमत से इसके अंदर सर धनने लगे। अबीर की गुर्बत की तलब इसके अंदर जमा तकाज़ों को जगाकर परेशान करने लगी। वो रो रो कर थक चुकी थी। अब इसके सीने से लगी हिचकियां भर रही थी। असफंद ने इसकी कमर को जकड़े इसके चेहरे पर निगाह की। वो आंखें मूंदे हुए थी। असफंद को ये जानने में पल नहीं लगा था वो सो चुकी है, वरना इसके बेबाक लम्स पर वो बुरी तरह सटपटाती। असफंद यार खान की उंगलियां अब इसके कमर के खम पर सरसराती अपनी हद तजावज़ करने लगी। असफंद ने इसके अंगारा वजूद से नरमी से कंबल अलहदा किया, इसे नरमी से बेड पर लेटाया। वो नीम अगनुदगी में चली गई थी। असफंद ने इसके सुर्ख अंगारा चेहरे को बागौर देखते इसके सुनहरी बालों में नरमी से उंगलियां चलाई। इसकी नज़रें इसके चेहरे पर और इसके हाथ गर्दन से नीचे था। इसकी उंगलियां इसके खूबसूरत आभार को महसूस करने लगी। असफंद यार खान की आंखें खुमार आलूद हुई। वो इसकी गर्दन पर झुका था। लब रखने की देर थी। इसे लगा इसने जलते अंगारे को छू लिया हो। वो परेशान होते इससे दूर हुआ। वो सो नहीं रही थी। शदीद बुखार की वजह से वो नींद बेहोश थी। वो अपने जज्बों को सुलाता इससे दूर हुआ। इस टाइम इसका होश रफा सरापा इसके होश उड़ाते इसके दिलो दिमाग को हिला चुके थे। दिलो दिमाग में सिर्फ पास लेटे नाजुक से वजूद की गुर्बत की ख्वाहिश थी। वो इतने दिनों की अपनी सारी थकन इतराब बेचैनी तशंगी थकावट इस नाजुक वजूद में अडेलना चाहता था। निकाह की रात का एक एक मंजिर इसकी नज़रों के सामने आता इसे मजीद बेबस करने लगा। वो अपने लब को चलता इससे दूर हुआ। वो इस टाइम इसकी शिद्दतें सहने की मुजाज न थी। उसफद यार खान ने अपनी जैकेट उतार कर बेड की पाइंती पर रखी और साइड टेबल के दराज से रुमाल निकालते ही इसे जग में पड़े पानी से भिगोकर अबीर के माथे पर रखा हुआ इसके सरहाने के पास बैठकर काफ़ी देर तक इसकी पटिया करता रहा। बुखार की हिद्दत कम हुई तो असफद ने अबीर को नरमी से पुकारा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों के पेपोटे हरकत कर रहे थे। अबीर, असफद ने इसकी बाल सहलाते से पुकारा। हुआ ऐसा ऐसा होश में आ रही थी। अबीर ने नीमवा आंखें खोलते हुए असफद को एक नज़र देखा था। दूसरे ही लम्हे वो आंखें जोर से मेचते रुख पलट गई थी। असफद ने लब भेज कर इसे देखा। अबीर, अब की बार असफद यार खान ने इसे सख्ती से पुकारा। अबीर ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। तुमने खाना खाया था अबीर? असफद यार खान ने इसकी पुश्त को घूरे पूछा। कोई जवाब ना पाकर असफद यार खान ने अपना माथा मसलते हुए इसे कंधे से जकड़े सीधा किया। अबीर, नो मोर नखरे, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? असफद इस पर झुके बोला। खा लिया था खाना मैंने कॉलेज की कैंटीन से, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब की बार वो निरूठे अंदाज में कहते रुख मोड़ गई थी। ओके, फिर उठो, मेडिसिन लो बुखार की, ताकि बुखार उतरे तुम्हारा। असफद ने इसे कंधे से पकड़े फिर से सीधा किया। मैं मेडिसिन नहीं लूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। बहुत सख्त जान हूँ, पहाड़ों में रहने वाली लड़की जिसे ये ज़रा सा बुखार कुछ नहीं कहेगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड आयना की फिक्र करें। इतनी सर्दी में इसकी तबीयत कहीं खराब ना हो गई होगी। अबीर ने असफद यार खान को देखते बेरुखी से कहा। अबीर की बात पर असफद यार खान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। बुखार उतर गया था मगर वो अभी तक जल रही थी। आयना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। असफद यार खान ने इसकी हेजल ग्रे आंखों में उतरी नमी को बागौर देखते कहा। गर्लफ्रेंड नहीं है मगर बीवी बनाने का इरादा तो है ना? ऐसे तो वो इतनी दूर से आपके पीछे नहीं आ गई। अबीर भीगे लहजे में बोलते बेड से उठी, अपने सुनहरे
बालों को जोड़े में लपेटते हुए अपनी चादर की तलाश में नजरें दौड़ाई। यकीनन वो यहाँ से जाने के लिए पर तोल रही थी। बीवी बनाने का भी इरादा नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में आई है, बिजनेस पार्टनर है सिर्फ मेरी। असफंदयार खान को इसकी हालत पर जैसे रहम आ गया था, इसलिए वजाहत दे डाली। दूसरी शादी मैं मूरे की पसंद से करूंगा, इसलिए आयना की तरफ से तुम बेफिक्र रहो। असफंद के अगले जुमले पर अबीर तलखी से मुस्कुराई थी। वो बिना इसकी तरफ देखे बेड से उतरने लगी। असफंद इसे कलाई से पकड़े पेट पर धकेल चुका था। अबीर, इस कमरे से आज तुम बाहर नहीं निकलोगी। मेडिसिन खाओ और आराम करो। असफद ने साइड ड्रा से मेडिसिन बॉक्स से टेम्परेचर की 2 गोलियां निकालकर अबीर की तरफ बढ़ाई, जिसे अबीर ने असफद की हथेली से लेते मुंह में रखी थी। असफद ने पानी का गिलास इसे थमाया। अबीर ने खामोशी से पानी का गिलास पकड़े। वो गोलियां निगली थी। वो मेडिसिन खाकर बेड की दूसरी जानिब खिसकते हुए उतरने लगी तो असफद इसे कलाई से खींचते अपने सीने में भेज चुका था। असफद, छोड़े मुझे, मुझे नीचे जाना है। अबीर इसके हिसार में मचलते हुए बोली। 2 कदम तुमसे चला जा नहीं रहा। असफद ने इसे सीने में भेजकर इसके ऊपर कमल दिया। नीचे लाउंज में मेरे बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना आज का दिन इन लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। अबीर ने असफद की नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। आज का दिन तुम इसी इंसान के साथ गुजारोगी जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, और वो कौन है तुम अच्छी तरह जानती हो। असफद यार खान ने इसे अपने सीने में इस तरह भेजते खुद के करीब किया कि अबीर का रंग इसकी बेबाक जुसारत पर सुर्ख पड़ा था। वो एक हाथ इसकी कमर पर लिपटाए हुए था, दूसरा हाथ से वो बेबाक जुसारतें कर रहा था। हबीर शर्मा हया से इसके सीने में मुंह छुपा गई। वो इससे दूर हो नहीं सकती थी। वो जरा सी मजाहमत करती, असफद यार खान की बेबाक जुसारतें बढ़ने लगती। इसकी जुसारतें सीने में भेजना अबीर के रुखसार दहका चुका था। वो गहरे सांस भरते बेबसी से असफद यार खान को देख रही थी, जिसका हिसार इसकी कमर पर मजबूत होता जा रहा था। मैं आज का दिन इस इंसान के साथ भी गुजारना चाहती हूँ जो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो, इसलिए छोड़े मुझे। मैं आपकी नफरत हूँ, मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। मुझे ऐसे मत छुए, मुझे एक रात की ही दुल्हन रहने दे। मैं नहीं चाहती आप अपनी बात से पीछे हटे। एक खान को जेब नहीं देता वो अपनी बात के खिलाफ जाए। असफद यार खान की आंखों में खुमारी देकर अबीर ने अपनी कमर पर लिपटा इसका हाथ हटाने की नाकाम सही की। वो इसे मजीद सीने में भेज चुका था। अबीर की हैजल ग्रे आंखों में शबनम बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर गई थी। वो बेबसी से इसे देखकर रह गई। तुम्हारे करीब बनाने का फैसला मेरा है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। मेरा इस तरह छूना तुम्हें बावर करवा रहा होगा कि तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी हर सांस का मालिक कौन है। आइंदा यकीनन तलाक का लफ्ज़ तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा। असवद कुछ पल इसे गहरी निगाहों से देखते रहा, फिर इसे अपने सीने में मजीद भेजे आंखें मूंद गया था। असफद यार खान की बंद आंखों को देखते अबीर की आंखों से मोती टूटकर अनमोल हुए थे। वो इसके सीने पर सरखे आंखें मूंद गई थी। अबीर की आंखों से आंसू निकलते असफद की शर्ट को भगोने लगे, जिसे महसूस करते असफद की गिरफ्त अबीर पर मजीद मजबूत हुई थी। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।